एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का इंट्रोडक्शन। तो आप जैसे मैंने पहले वीडियो देखते ही आ रहे हैं, तो हर चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं आपको सारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ, ताकि आप एक्सरसाइज करने में और इजियर हो जाए। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखेंगे लाइन सेगमेंट को मेजर करना, फिर हम देखेंगे एंगल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम वो भी देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल और बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So our very first topic is measuring line segment। तो measuring line segment, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि line segment क्या होता है। line segment आपने पिछले वाले चैप्टर में आप सभी को पता है कि line segment क्या होता है, क्योंकि आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि line segment के जो end points होते हैं वो fix होते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाई, लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये सपोज 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं ऐसे यहाँ रखूं देन ये अभी भी 5 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, ये लाइन की तरह नहीं है कि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड होते चले जाएगी। लाइन को हम ऐसे ही करते हैं ना कि ये दोनों तरफ से एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, पर इसकी वैल्यू जो होती है, इनके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा रिकॉल करा दिया मैंने लाइन सेगमेंट का। अब हम देखते हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो मेजरिंग लाइन सेगमेंट में भी तीन तरीके होते हैं। तो पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। लाइन सेगमेंट को मेजर करना, ठीक है, मेजर करना मतलब नापना उसको कि वो कितने का है। तो बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी और यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट बनाई एक सी डी। तो क्या आप मुझे ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है? हाँ ना, बता सकते हैं कि ऑब्वियसली ये सी डी बड़ी लग रही है ना, ये बड़ी है, तो ये सी डी हमारी लाइन सेगमेंट बड़ी है। लेकिन कभी कभी ये ऑब्जर्वेशन वाला तरीका भी काम नहीं करता है। कभी कभी अगर मैंने ऐसी लाइन सेगमेंट बनाई ई एफ और फिर मैंने ऐसी बना दी, ठीक है, अगर मैंने ऐसी बना दी एफ जी एच, अगर मैंने ऐसी बना दी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिलीमीटर का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हम ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेसिंग। अब ये ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेसिंग का मतलब ये होता है, ट्रेसिंग पेपर आता है जिसपे अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको रब करते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर पे आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, फिर दूसरा ट्रेसिंग पेपर लिया और उस पे ये वाली लाइन ड्रॉ करी, और दोनों ट्रेसिंग पेपर को एक के ऊपर एक रख दिया, फिर आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन बड़ी है या ये वाली लाइन बड़ी है। जो भी आप ऐसे रखेंगे उसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन बड़ी है। पर इसके लिए भी आपके पास सबसे पहले तो ट्रेसिंग पेपर होना चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बाय डिवाइडर एंड रूलर।
डिवाइडर बाय डिवाइडर एंड रूलर। तो डिवाइडर का मतलब क्या होता है? देखिए डिवाइडर बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे आपने कंपास तो देखा ही होगा, हम जो सर्कल बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये आ गई डिवाइडर की इमेज। ये कंपास जैसा होता है बट इसके दोनों साइड पे पॉइंट रहते हैं, बट की कंपास में एक ही साइड पे पॉइंट रहता है, राइट। कंपास ये रहा और डिवाइडर ये रहा, आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। तो अभी कंपास को हटाते हैं और डिवाइडर को लाते हैं। तो देखिए डिवाइडर और रूलर से आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, ठीक है। अब मैंने लिया डिवाइडर, अब मैंने किया उसे ओपन, फिर ओपन करके मैं इसे यहाँ पर रख दिया, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। उसका एक पॉइंट मैंने पॉइंट ए पर रखा और फिर दूसरा पॉइंट मैंने पॉइंट बी पर रखा, ठीक है। तो फिर ऐसे वो ओपन हो गया, फिर आपको उसे लेकर आना है और ये रहा आपका रूलर, ये आपका रूलर। आपको उसे ओपन ही रहने देना है डिवाइडर को, और फिर उस डिवाइडर को आपको 0 पर रखना है। रूलर के एक पॉइंट को, डिवाइडर के एक पॉइंट को आपको 0 पर रखना है, फिर दूसरे पॉइंट को जहां वो टच हो रहा है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये रहा डिवाइडर। तो एक पॉइंट आपने यहाँ रखा और फिर दूसरा पॉइंट कहाँ टच हुआ? 5 पर टच हुआ, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये थे 3 तरीके लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंगल्स। एंगल्स पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि एंगल्स क्या मतलब क्या होता है और उसे मेजर कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ एंगल्स भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया किस बात की देरी है, एंगल्स तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, ओके। तो सबसे पहले तो एंगल का छोटा सा रिकॉल करते हैं। जो 90 डिग्री से कम का एंगल हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं अपन स्ट्रेट एंगल, 180 से ज़्यादा और 360 से कम के एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और 360 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा हमारा रिकॉल था। अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। चलिए तो एंगल्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं। एंगल्स को अब हम क्लॉक में समझेंगे। हाँ, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए समझते हैं। देखिए जो हम क्लॉक में समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं? रिवॉल्यूशन समझने वाले हैं। रिवॉल्यूशन मतलब वो कितना घूमा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आपका जो निडल है क्लॉक की वो अगर 12 से लेकर 3 पर पहुंची तो उसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो तो जब आपकी क्लॉक 3 पर पहुंचेगी, जब ये निडल घूमकर बड़ा वाला निडल 3 पर आएगा, 12 से 3 पर, तब आपका कौन सा एंगल बन रहा है बताइए? राइट एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो ये राइट एंगल बन रहा है। और अगर आपको बोला कि आपकी जो क्लॉक है, इसको रब करते हैं, आपकी जो निडल है क्लॉक की वो 12 से 6 पर आ रही है, तो ये कौन सा एंगल बना? स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ये कौन सा एंगल बना? 180 डिग्री का, यानी कि स्ट्रेट एंगल बना। ऐसे ही अगर आपको बोले कि जो आपकी क्लॉक है वो 12 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और फिर वो वापस घूम के 12 पर आ गई, ठीक है। तो ये जो आपका रिवॉल्यूशन है ये हमारा कहता है कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये पूरा घूम के एक सर्कल बना रही है, राइट। तो ये हमारा एक कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिवॉल्यूशन की, कि हम रिवॉल्यूशन को कैसे चेक करते हैं।
देखिए हम क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ये वाली लाइन सेगमेंट होती है 9 से लेके 3 पर, ये दोनों टच होती है और फिर 12 और 6 पर टच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। अब आपको बोला कि आपको क्या करना है, 12 से स्टार्ट करना है और फिर आपको 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन चलना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे करेंगे? 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ बताती हूँ। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 4 पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो अगर पार्ट हुआ, ये 4 में से 1 पार्ट हुआ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये 4 था तो 4 टोटल पार्ट और हमें किस पार्ट को दर्शाना है, ये वाला पार्ट, तो ये 1/4, मतलब ये हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया, राइट। एक मतलब हमारे क्या पता चला, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर आपको बोला कि आप 12 से स्टार्ट हुए और 6 पर गए तो आपने कितना रिवॉल्यूशन चला, देख सकते हैं आप कि ये 1 2, मतलब आपने 2/4 रिवॉल्यूशन चला। 4 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 है और हमने चला कितना, 2 पार्ट्स चले, तो हमने 2/4 रखा। अब हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब ये डिवाइड का ही साइन लगाया है मैंने, डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2, यानी कि हमने 12 से 6 पर हाफ रिवॉल्यूशन चला। अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको ये समझ में आया कि ये वाला एक राइट एंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ये बन गया, तो मतलब 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे बोला कि 12 से लेकर आप 9 पर चले तो आपने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 4 पार्ट्स थे, 4 लिख दो और कितना 1 2 3, है ना। आपने 3 पार्ट्स कंप्लीट किए तो आपने क्या किया, 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। तो मतलब 3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये नोट भी करते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको बोला कि आप 12 से शुरू होते हैं और फिर घूम के आप 12 पर आ जाते हैं, तो यानी कि आपने चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए 4/4, यानी कि आंसर क्या आया, 1 आया। हमने इसको काट दिया, 4 से 4 कट, तो मतलब 1 आंसर आया, ठीक है। मतलब आपने एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये तो था इजी वाला मेथड। अगर थोड़ा हम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, आपने लिख ही लिया होगा, लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं तो फिर ये हमारे, आपको ये पता है कि ये जो हमारी क्लॉक बनी है, ये 12 से अगर हम घूमे तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रही है, अगर हम 12 पर आए तो, है ना। तो आपको ये तो पता है, तो जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 से ज़्यादा का एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि वो 360 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उससे आगे का एंगल नहीं बन सकता। सबसे बड़ा एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अब हम इसे इसी में समझेंगे। अब आपको बोला कि 12 to 3 अगर आपने चला तो आपने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अगर आप 12 to 3 चलते हैं, अगर आप 12 to 3 चलते हैं तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप राइट एंगल बन गया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, और हमारा सबसे बड़ा एंगल क्या था, 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री। हम 360 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा सबसे बड़ा एंगल था और उसमें से हमने 90 डिग्री इतना एंगल ले लिया। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा
36। देखिए हमने वैसी वाली मेथड में 4 पार्ट करके समझा, तब भी यहाँ पे ऐसे में 1/4 आया, और हमने ये लॉन्ग मेथड से किया तब भी 1/4 आया। अब आपको बोला कि अगर आप अगर आप 12 से स्टार्ट हुए और फिर आप 6 पर गए लाइक दिस, तो ये कौन सा आपने रिवॉल्यूशन लिया? देख सकते हैं आप, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है यानी कि 180 डिग्री। ये हमने 360 डिग्री क्यों लिया, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, क्योंकि 360 पूरा कंप्लीट एंगल है और उसमें से हमने 180 डिग्री को लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 1/2 हमने वो 4th पार्ट करके किया था, तब भी ये इसका 1/2 ही आया था ना, आया था ना। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। अब आपको बोला कि आप जो है 12 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, और फिर आप घूम कर वापस 12 पर आ गए, तो ये जो रिवॉल्यूशन आपने लिया है ये कौन सा रिवॉल्यूशन होगा? 360/360 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 360 मतलब 360 और ये आंसर क्या आया? 1, यानी कि आपने पूरा 1 रिवॉल्यूशन, पूरा एक रिवॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो ये तो था एंगल्स क्लॉक में। अब हम देखते हैं एंगल्स डायरेक्शन में, यानी कि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वही वाला डायरेक्शन। हाँ, उसमें भी हम एंगल समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आया हमारा एंगल्स इन डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप नॉर्थ पे खड़े हैं और अगर आप क्लॉकवाइज लेट्स सपोज 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन लेते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट पर पहुंचेंगे, ईस्ट पर पहुंचेंगे या साउथ पर पहुंचेंगे? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जैसे कि हमने क्लॉक में समझा था हमारे 4 पार्ट होते हैं, तो चलिए यहाँ पर भी 4 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 4 पार्ट्स कर लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये 4 पार्ट्स हैं तो आपको पता है कि हमारा जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं 1/4, फिर जो हमारे दूसरे पार्ट होते हैं उसे कहते हैं हम 2/4, यानी कि 1/2 जो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और फिर जब हमारे 3 राइट एंगल होते हैं तब हम उसे कहते हैं 3/4, और जो पूरा हो जाता है उसे हम कहते हैं 1। ठीक है, तो ये तो था। अब आपको पूछा तो आप क्लियर हैं कि अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें और फिर अगर आपने 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन लिया है तो आप कहाँ पहुंचेंगे, यानी कि 3 राइट एंगल कंप्लीट करेंगे आप। देखिए, ये 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया हमारा 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, और फिर ये एक और बन गया यानी कि 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि आप क्लॉकवाइज अगर नॉर्थ से घूमे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चले, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज मतलब हम घड़ी की दिशा में घड़ी जैसे घूमती है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा। ठीक है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? देखिए, आप यहाँ से चले तो आपने 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो 1 लिखा है, मैं 1/4 क्यों बोल रही हूँ? देखिए, इसे आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी 1 राइट एंगल कंप्लीट होता है तो वो 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। 2 राइट एंगल कंप्लीट होते हैं तो वो 1/2 रिवॉल्यूशन कहलाता है। अगर 3 राइट एंगल कंप्लीट होते हैं तो वो कहलाता है 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, और अगर 4 राइट एंगल्स कंप्लीट होते हैं तो वो कहलाता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि पूरा 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अब आप बताइए, नॉर्थ से वेस्ट में हमारा एक राइट एंगल कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये राइट एंगल है तो हमारा एक राइट एंगल कंप्लीट हुआ, तो ये क्या होगा? 1/4, राइट। हमारा फिर यहाँ से दूसरा राइट एंगल कंप्लीट हुआ,
आपको कितना चलना है, 3/4 चलना है। यहाँ पे हमारा दूसरा राइट एंगल कंप्लीट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। और फिर यहाँ से हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ, यानी कि ये क्या कहलाएगा, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमारे 3 राइट एंगल कंप्लीट हुए और 3 राइट एंगल का मतलब होता है 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था एंगल्स इन डायरेक्शन। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंगल्स का आपको फुल वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में एंगल्स को बहुत मायने दी गई है, तो इसलिए आपको फुल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। आप कहीं भी स्क्रीन पर टच कीजिए और फिर आई बटन आपको दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो जल्दी से जाके देखिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर कर हमारा राइट एंगल बनाती है। रुकिए बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाया, हम इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। यहाँ हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, अगर मैं लाइंस बनाती दोनों तरफ से एरो, तो फिर हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट्स बना दिए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ मैंने ए भी बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक और ये ले वो हो रही है, यहाँ पे मैंने एक और लाइन सेगमेंट बनाई जिसका नाम मैंने रखा CD। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या हो रही है, एकदम सीधी बननी चाहिए। हाँ, ये हुआ ना। अब देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रही है, यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल बना रही है, यहाँ पर भी हमारा एक राइट एंगल बना रही है। तो मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, तो ये था परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर कर परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगर मैं बोलूं कि जो लेटर L है, L मैंने L बनाया है, राइट, तो जो लेटर L है क्या ये परपेंडिकुलर है? क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इस वाली लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट। अब आता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर मैंने बनाई लाइन सेगमेंट लाइक दिस। ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आप कहेंगे कि भैया परपेंडिकुलर लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या अंतर है? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर लाइन होता है, वो एंगल, वो शेप होता है जिसमें जो ये वाली लाइन होती है ना, जो परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, वो क्या होती है, वो जो ये वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन, लेट्स कॉल इट AB। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट CD, वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर होकर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म कर ही रही है, पर ये जो AB लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे कोई मैंने बनाया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म कर ही रहा है, 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म कर ही रहा है,
पर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन सेगमेंट को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही। जब कोई इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तब हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। और हम एक और बात की, परपेंडिकुलर लाइंस में हम कैसे लिखते हैं कि लेट सपोज AB CD, इसको मैंने AB और CD इसको मैंने नाम दिया। अब मेरे को दर्शाना है कि ये जो है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि हम एंगल्स को ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं, तो वैसे ही इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स का भी कुछ सिंबल होता है, लिखने का तरीका होता है। हम क्या लिखेंगे, CD लाइन सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर, इसे हम परपेंडिकुलर का साइन कहते हैं, टू AB। ठीक है, क्योंकि ये CD AB के परपेंडिकुलर है तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइंस में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए भैया, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है भैया? ट्राइंगल का मतलब वही होता है हमारा जो 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, वो ट्राइंगल आपने वही सिंपल वाला ट्राइंगल है। बट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ट्राइंगल्स के जो है अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप से हम उसको क्लासिफाई करते हैं ट्राइंगल्स को। ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं, तो क्लासिफाई करने का मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग ट्राइंगल्स में कि उसमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो ये जो मैंने पहला ट्राइंगल बनाया है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल का एंगल्स की मदद से। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइड जो होते हैं वो एक्यूट हो, यानी कि 90 डिग्री से कम के एंगल वाले साइड हो एंगल हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, जो हमारा एंगल A है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से कम का है। एंगल B है, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये भी 90 डिग्री से कम का है, यानी कि एक्यूट एंगल है। और एंगल C जो ये वाला बन रहा है ये भी 90 डिग्री से कम का एंगल है ना, तो मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। जब तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो एक्यूट हो तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब मैंने ये बनाया है ट्राइंगल DEF। तो यहाँ पे क्या है, एंगल जो एंगल F, यहाँ मैंने एंगल्स बनाए हैं। एंगल F जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जब भी किसी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल हो तो फिर हम उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, और इसमें राइट एंगल बन गया तो मतलब ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल आता है वो है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, यानी कि देख सकते हैं आप इसके जो तीनों एंगल हैं ये राइट एंगल से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ये वाला जो एंगल G है, ये वाला एंगल, ये देख सकते हैं आप ऑब्ट्यूज एंगल दिख ही रहा है 90 डिग्री का एंगल। अगर हम बनाते तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो गया, तो मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये जो हमारा एंगल H है, यानी कि ऐसे में, ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते तो हमारा 90 डिग्री का एंगल अलग बनता, बट देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर ये हमारा आता है एंगल I, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे चला
और ये यहाँ पे जाके ऐसे हो गया, डायगोनल हो गया। अगर हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते तो हमारा ऐसा बनता, जबकि ये 90 डिग्री का एंगल से ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ के तीनों जो एंगल होते हैं ये होते हैं ऑब्ट्यूज। तो हम इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्या कहते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विथ एंगल्स, यानी कि हम एंगल से कैसे अंतर निकालते हैं ट्राइंगल का। बट हमारे जो होते हैं ये एंगल्स के था। अब हम एंगल्स को उसकी साइड से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी साइड से भी उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्राइंगल्स को उनकी साइड्स पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। ओहो, आ गए हमारे तीनों ट्राइंगल। देखिए, एक जो पहला ट्राइंगल होता है उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हम साइड्स के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें ट्राइंगल्स को तो पहला टाइप होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल यानी कि जो सबकी साइड जिस ट्राइंगल में हमें पता है कि ट्राइंगल होता है एक 3 साइडेड पॉलीगॉन, तो उसकी जो साइड्स होती हैं, ये जो साइड्स होती है, इससे ये जो साइड्स होती है लाइक दिस वन, ये सब अगर इक्वल हो, सब इक्वल हो, जैसे ये वाली अगर 5 सेंटीमीटर की है, सपोज ये वाली अगर 5 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी एक 5 सेंटीमीटर की ही है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको इसको याद कैसे करना है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने इसलिए ई ऐसा बनाया है, ई जब बनता है तो आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली डंडी जो होती है वो सेम होती हैं, तीनों का जो हमारा सेंटीमीटर में अगर हम नापे या किसी में भी नापे, अगर हमारा जो डिस्टेंस होता है इन तीनों का ये सेम होता है, तो इसलिए हम इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बुलाते हैं। ठीक है, है ना आसान। चलिए आगे भी हम थोड़े से हैक्स फॉलो करेंगे इसको याद करने में। फिर एक आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं एक ट्रायंगल, इस तरीके से कि इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल ना हो, इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल ना हो। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये तो इक्वल है, बट जो ये वाली साइड है ये बड़ी है, बड़ी लग रही है ना, हाँ बड़ी है। तो अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की है, बट ये वाली साइड अगर 6 सेंटीमीटर की है, तो मतलब हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो अगर उन 3 लाइन सेगमेंट से कोई दो इक्वल हो और बाकी का जो एक लाइन सेगमेंट है वो इक्वल ना हो, तब हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी हमारा एक है कि याद करने का, आई, इसमें जो ये वाला होता है और ये वाली लाइन होती है ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन जो होती है ये बड़ी होती है, तो मतलब 2 इक्वल और एक अलग, तो इसमें भी 2 इक्वल और एक अलग। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही इक्वल हो, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, बस 2 इक्वल और एक अलग हो तो हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। अब आता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, पूरा रब करके बनाते हैं एक ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि भैया हमारी तो कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है। देखिए ये वाली साइड जो है ये भी इक्वल नहीं है। अगर हम इसे उठाकर
लाइक दिस अगर हम कोई बनाते हैं और अगर हमने इसे उठाकर यहाँ रख दिया, सपोज करिए कि ये है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की है ये वाली लाइन, ये वाली जो है ये है 4 सेंटीमीटर, ये वाली तो हमारी है 2 सेंटीमीटर, समझिए सपोज। तो ये हमारा एक स्केलेन ट्राइंगल हुआ, मतलब जो तीनों साइड अगर इक्वल ना हो, तीनों की तीनों साइड इक्वल ना हो तो वो हमारा स्केलेन ट्राइंगल होगा। अब इसमें भी एक हैक है, देखिए ऐसा हम ऐसे बनाते हैं या कर्सिव में बनाए तो हम ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे आपको कोई साइड इक्वल दिख रही है, यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई साइड इक्वल ही नहीं है, तो मतलब हमारा ये स्केलेन ट्राइंगल हुआ। देखिए मैंने हैक्स के साथ साथ ये तो हो भी गया, हैक्स और टिप्स आपने फॉलो करी इसको याद करने की, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इक्वल ट्राइंगल तो इसकी तीनों साइड इक्वल हो। फिर दूसरा होता है आइसोसेलेस, जिसकी ये देख सकते हैं आप, आई का दोनों डंडियां तो बराबर है पर ये जो बीच वाली है ये अलग है, यानी कि दो साइड अगर इक्वल हो वो वाला ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और इसमें स्केलेन में तो कोई साइड ही नहीं है, कोई इक्वल ही नहीं है, तो मतलब हमारा ये जिस साइड जो साइड इक्वल ही नहीं होती, तीनों की दोनों अलग होती है ट्राइंगल की, वो हमारा स्केलेन ट्राइंगल होता है। देखा कितना आसान था, हैक्स भी मैंने बता दिए, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आ चुका है पॉलीगॉन। हाँ, इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा वो क्वाड्रिलेटरल था, जिसके बारे में आपको पहले से पता है, इसलिए मैं उसको समझाऊंगी नहीं, ठीक है। तो अब आता है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हम, पॉलीगॉन का मतलब तो आपको पता ही होगा, वो शेप, कोई सा भी दुनिया का शेप जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। बट बहुत सारे प्रकार के पॉलीगॉन्स होते हैं, अलग अलग तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं जिनको हम करते हैं क्लासिफाई, उनके बीच का अंतर निकालते हैं। तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ साइड से। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ साइड अगर 3 हो, मैंने क्या बोला, पॉलीगॉन क्या होता है, जो भी लाइन सेगमेंट से बनता है वो पॉलीगॉन होता है। जिसमें नंबर ऑफ साइड 3 हो उसका नाम हमारा ट्राइंगल होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 हो उसका नाम होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जो ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ साइड अगर 5 हो तो उसमें उसका नाम होता है पेंटागन, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, तो हमारा क्या हुआ, ये पेंटागन हुआ। फिर 6 जो साइड्स होते हैं उस पॉलीगॉन को हम कहते हैं हेक्सागन। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हेक्सागन हुआ। फिर आता है हमारा 8 साइडेड पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं ऑक्टागन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी 8 साइडेड पॉलीगॉन है उसे हम ऑक्टागन कहेंगे। फिर जो 6 साइडेड पॉलीगॉन है उसे हम हेक्सागन कहेंगे। फिर 5 साइडेड पॉलीगॉन को हम पेंटागन कहेंगे। 4 साइडेड पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। फिर 3 साइडेड पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये तो था पॉलीगॉन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेलकम टू द 3D वर्ल्ड। तो चलिए हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशनल शेप्स। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप्स, आप 3D मूवी तो देखने गए होंगे, 3D में कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि 3D में ये जो D है इसका मतलब क्या है, बताती हूँ मैं। D का मतलब होता है डायमेंशन, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स। देखिए 3 डायमेंशनल शेप्स यानी कि ऐसे शेप्स जो फ्लैट ना हो, सिंपल राइट, जो ऐसे शेप्स जो फ्लैट ना हो। अब जैसे मैंने अगर ये शेप बनाया तो ये क्या वो है, फ्लैट है? नहीं, ये मैंने बोर्ड पर जरूर बनाया, बट अगर हम इसे
रियल लाइफ में निकाल कर लाए तो क्या ये फ्लैट शेप होगा? नहीं ना, ये तो पूरा एक बॉक्स होगा। आप जो अपने आसपास चीजें देखते हैं वो हमेशा फ्लैट नहीं होती है, वो सारी की सारी 3D होती है, यानी कि वो फ्लैट नहीं होती है। सिंपल, ठीक है। अब इसमें भी कुछ होता है। अब हम सबसे पहले तो फेसेस समझ लेते हैं। मैं प्रिज्म समझाने वाली थी बट हमें फेसेस, वर्टेक्स और एजेस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेस समझते हैं। देखिए, अगर मैंने कुछ लिया, सपोज मैंने यही लिया, ठीक है, ये मार्कर है मेरा। अब ये इसमें फेसेस कहाँ होंगे, क्या होंगे, ये देख सकते हैं आप। ये जो है ये आपको घूर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे लाइक दिस, ये देखिए, ये हमारा एक फेस हो गया। मैंने यहाँ पे स्माइली भी बना दी है, तो ये हमारा एक फेस हो गया क्योंकि ये आपको घूर रहा है, राइट। तो जो भी ये वाला जो पार्ट होता है जो आगे की तरफ होता है ना, ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब, जैसे कि आप अभी तक जितने भी शेप्स में वर्टेक्स पढ़ते आए हैं, बस वर्टेक्स का मतलब वही होता है, जो भी हमारे जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो जहां मिल रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं वर्टेक्स, ठीक है। जहां भी आपका जो मिल रहा होता है लाइन सेगमेंट, तो वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। हम एज समझते हैं। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है दिस 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 दिस। तो ये सब ये जो शेप बनाते हैं ना, जो लाइन सेगमेंट जो बाहर निकली रहती है, उसे हम कहते हैं एजेस, ठीक है। तो ये तो हमारा फेस हो गया, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स को अगर हम प्लूरल करें, यानी कि बहुवचन में करें, तो वो हो जाता है वर्टाइसेस, ठीक है। और ये हमारा होता है एज, ठीक है। तो हमने फेस, एज और वर्टेक्स देख लिया। अब हम चलते हैं प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म क्या होता है? देखिए, प्रिज्म मतलब जो भी आपका शेप हुआ, कोई भी 3 डायमेंशनल अगर शेप है, उसका जो फेसेस है, अगर उसमें रेक्टेंगल बन रहा है तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे। ये जो फोटो आपको दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। कोई भी 3 डायमेंशनल शेप जिसका फेस जो है रेक्टेंगल हो, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। 3 डायमेंशनल शेप यानी कि हमारा 3D शेप, बिल्कुल 3D मूवी की तरह। ये वाला जो शेप होता है इसे हम स्क्वायर कहते हैं, राइट। बट अगर इसी को मैं थोड़ा सा 3D बना दूं लाइक दिस, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे, ठीक है, क्यूब। अब ऐसे ही ये वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है रेक्टेंगल। बट इसको अगर मैंने 3D बना दिया लाइक दिस, तो ये हमारा क्या होता है? इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ऐसे ही ये हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। बट अगर मैंने ट्रायंगल की जगह एक कोन होता है, चलिए कोन की पिक्चर ही ले आते हैं आपको समझाने के लिए। ये हमारा कोन है, ठीक है। तो ये जो कोन होता है, ये हमारे को 3D लग रहा है ना कोन, यानी कि अगर हम इसे उल्टा करें तो इट इज एन आइसक्रीम कोन, राइट। तो इसे हम कहते हैं कोन, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल, और फिर इसे हम कहते हैं कोन, ठीक है। तो अब ये कोन हो गया। अब आता है हमारा, अगर मैं ऐसी कोई शेप बनाऊं, ये इतना 3D नहीं लग रहा होगा आपको, बट समझ लीजिए कि ये 3D है। देखिए ये सिलेंडर जैसा लग रहा है, राइट। तो इसे हम कहेंगे सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, और वो रहा हमारा कोन, ठीक है। और बहुत सारे हमारे होते हैं।
अलग अलग 3 डायमेंशनल शेप्स। तो आपको अब पता चल गया होगा कि 3D मूवी में जो वो डी होता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है हमारा डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ था हमारा ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ये था। तो ये वीडियो आज होता है खत्म, लेकिन रुके जाइएगा मत, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, जल्दी सब्सक्राइब करिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए। इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही दिया होगा, नहीं किया? अरे ये कौन सी बात हुई, चलो जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दो। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।